जैसे ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूसरे देश जाने की तैयारी में हूं, मेरी गर्लफ्रेंड जो याददाश्त खोने का नाटक कर रही है, अभी भी मुझे ठंडे लहजे में चेतावनी देती है। अपना सामान पैक करो और जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से बाहर निकलो। मेरा बॉयफ्रेंड किसी भी दिन यहां रहने आ रहा है। अगर उसने तुम्हें यहां देख लिया तो उसे जलन होगी। मैं ऊपर देखता तक नहीं, मैं बस सपाट लहजे में जवाब देता हूं, ठीक है। उसे जरा भी शक नहीं होता और वह अपनी एक्टिंग जारी रखती है और कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड होने का ढोंग करना बंद करो, डेमन को चोट पहुंचेगी। मैं एक पल के लिए रुकता हूं और आज्ञाकारी भाव से सिर हिला देता हूं। मैं सफाई देने की जहमत नहीं उठाता। इस बार मैं अपना नाम बदल रहा हूं और पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा हूं। मुझे उसके लिए फिर कभी लगाव का एक कतरा भी महसूस नहीं होगा। उसे तमाशा करना पसंद है, इसलिए मैं अंत तक साथ निभाऊंगा। आखिर वह भी तो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, तो चलिए फिर कभी ना मिलें। जब तक मैं नाम बदलने के कागजी काम पूरे करता हूं, आसमान में अंधेरा छा जाता है। मैं एक टैक्सी बुलाता हूं और फ्लाइट्स खोजने के लिए अपना फोन निकालता हूं। नाम बदलने का आवेदन जमा हो गया है, लेकिन समीक्षा के लिए अभी भी 1 महीने की जरूरत है। इसलिए मैं अगले महीने की पहली तारीख के लिए मेलबर्न का टिकट बुक करता हूं और फिर स्टडी एजेंसी को जवाब देते हुए ऑफर स्वीकार कर लेता हूं। उस रात मैं पिछले 1 महीने की तुलना में ज्यादा गहरी नींद सोता हूं। अगली सुबह मैं उठता हूं, नाश्ता करता हूं और सेरेना से जुड़ी हर चीज साफ कर देता हूं। उसके दिए हुए तोहफे, हमारे द्वारा साथ में खरीदे गए कपल्स आउटफिट्स, हमारे स्कूल के दिनों के प्रेम पत्र, सब कुछ कचरे में चला जाता है। जब मैं इसमें व्यस्त होता हूं, तभी अचानक फुटपाथ पर एक ग्लोबली लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार रुकती है। आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ता हूं और सेरेना को देखता हूं। वह शान से एक आदमी का हाथ थामे कार से बाहर निकलती है। मुझे देखने के बाद भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। उसके पास जरा भी शर्म न होने का कारण यह है कि उसे यकीन है कि मैं उसकी तथाकथित याददाश्त खोने के दौरान की गई हर हरकत के लिए उसे माफ कर दूंगा। शुरुआत से ही सेरेना ने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से इनकार कर दिया और यहां तक कि लोगों से मेरा सारा सामान विला से बाहर फेंकवा दिया। मुझे लगा था कि मैं सड़कों पर आ जाऊंगा, तभी अचानक बगल वाले घर के मालिक ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वह विदेश जा रहा है और मुझे वह जगह सबसे कम कीमत पर किराए पर दे देगा। उस वक्त मुझे लगा कि मेरी किस्मत अच्छी थी। अब मैं देख पा रहा हूं कि यह उसकी रची हुई एक और साजिश थी। वह डरती थी कि मैं सच में चला ना जाऊं, इसलिए उसने मुझे करीब रखने के लिए यह चाल चली। धोखे के उस महीने को पीछे मुड़कर देखते हुए मुझे यह सब बस मजाक लगता है। मुझे परवाह नहीं कि वह आज कौन सा सीन करना चाहती है। मैं मुड़ता हूं और आखिरी डिब्बा कचरे में डाल देता हूं। पास से गुजरती हुई सेरेना उस पर नजर डालती है, देखती है कि मैंने क्या फेंका है और उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। तुम ये सब क्यों फेंक रहे हो? मैं उसकी ओर देखता हूं। मेरा लहजा सपाट है। क्या तुम्हें याददाश्त जाने का नाटक नहीं करना चाहिए? फिर तुम्हें यह सब कैसे याद है? तभी सेरेना को एहसास होता है कि उससे चूक हो गई है। वह जल्दी से अपने चेहरे के भाव बदलती है और परवाह न करने का नाटक करती है। मैं तो बस पूछ रही थी, मुझे यह सब कैसे याद हो सकता है? बीता हुआ कल बीत गया और अब बस अब है। अब मैं सिर्फ डेमन से प्यार करती हूँ। आखिरकार जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वही अकेला था जिसने मेरा ख्याल रखा था। एक्सीडेंट? उसकी याददाश्त खोना भी नकली है। कैसा एक्सीडेंट? मैं अपने होंठों का कोना थोड़ा उठाता हूं और उस आदमी पर नजर डालता हूं जिसने उसे पकड़ा हुआ है। उसकी चंचल आंखें घमंड से भरी हैं। एक नया चेहरा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह जरूर सेरेना का इस दौरान का सबसे संतोषजनक बेडमेट रहा होगा, इसीलिए वह उसे इतनी बेशर्मी से घर ले आई है। मैं उस पर और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं बस एक धीमी आवाज निकालता हूं और वापस घर की ओर मुड़ जाता हूं। मुझे बिना पीछे मुड़े जाते हुए देखकर सेरेना की पलकें झपकती हैं। वह एक आदमी को घर लाई है। क्या मुझे जलन का तमाशा नहीं करना चाहिए? मैं इतना शांत क्यों हूं? सेरेना को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह सफाई देने के लिए मेरे पीछे नहीं आती। वह बस मुझे दरवाजे के पीछे ओझल होते हुए देखती रहती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। मैं अपने हाथ का बैग नीचे रखता हूं और जवाब देने के लिए उठता हूं। यह वही आदमी है जिसे सेरेना अभी घर लाई थी। वह अपना हाथ उठाता है और लहराता है। उसके चेहरे की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। हाय, मैं डेमन हूं। मैं कुछ समय के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के यहां रहूंगा क्योंकि अब हम पड़ोसी हैं। क्या हम नंबर बदल सकते हैं? जरूरत नहीं है। मैं बिना सोचे समझे इनकार कर देता हूं और जाने के लिए मुड़ता हूं। डेमन मेरे हाथ से फोन छीन लेता है, जल्दी से ऐप खोलता है और खुद को कॉन्टैक्ट के रूप में जोड़ लेता है। मेरा चेहरा उतरता देख वह मुस्कुराहट के साथ फोन वापस कर देता है। उसका लहजा चंचल है। चलो बस दोस्त बनकर रहते हैं। हम एक दूसरे को काफी देखते रहेंगे। वैसे क्या तुम्हारे घर पर कोई रेनकोट है? जो मैंने आज खरीदे थे वे सब खत्म हो गए हैं। क्या तुम कुछ उधार देने का कष्ट करोगे?
मेरे चेहरे पर पीलापन छा जाता है। फोन वापस लेने वाला हाथ थोड़ा कांपता है। नहीं, डेमन इसे छोड़ने से इनकार कर देता है। उसकी आंखों का उपहास साफ झलकता है। सही है, मैंने गलत इंसान से पूछ लिया। सेरेना अब तुम्हें नहीं चाहती, तुम्हारे पास कैसे हो सकते हैं? मुझे पता है कि वह जानबूझकर मुझे उकसा रहा है। उससे निपटना न चाहते हुए मैं बंद करने के लिए दरवाजा पकड़ता हूं। डेमन हैंडल पकड़ लेता है, जमीन पर गिरने का मौका ढूंढता है और उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। प्लीज, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं बस कुछ मसाले उधार लेने आया था। मैं सेरेना के लिए खाना बनाना चाहता था। अगर तुम उधार नहीं देना चाहते तो ठीक है। तुम्हें मुझे मारने की क्या जरूरत थी? डेमन को अचानक ये स्टंट करते देख मेरा दिल दहल जाता है। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाऊं, सेरेना कहीं से सीढ़ियों पर दौड़ती हुई आती है और उसे एक तरफ खींच लेती है। वह मुझे ठंडेपन से देखती है, उसकी आवाज में गुस्सा छिपा है। डेमन ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम इतने अनुचित क्यों हो रहे हो? वह अब मेरा बॉयफ्रेंड है। कृपया उसके प्रति कुछ शिष्टाचार दिखाओ। यह कहकर वह मेरे चेहरे के हाव भाव पर एक नजर डाले बिना चली जाती है, उसे सहारा देते हुए ले जाती है। उसका हर शब्द मेरे कानों में गूंजता है, जिससे मेरी मुट्ठियां अपने आप भींच जाती हैं। मैं उनकी आकृतियों को शाम के धुंधलके में ओझल होते देखता रहता हूं। फिर बिना किसी भाव के मैं अपना हाथ उठाता हूं और जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद कर देता हूं। सुबह के शुरुआती घंटों में मेरे बेड साइड टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट होने लगता है। आधी नींद में मैं सहज रूप से आंसर बटन दबा देता हूं। अगले ही पल स्क्रीन पर अश्लील दृश्यों के हिलते हुए फुटेज दिखने लगते हैं। अब मैं पूरी तरह जाग चुका हूं, ये महसूस करते हुए कि दूसरी तरफ वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। मेरा पूरा शरीर पत्थर की तरह जम जाता है। अंत में मैं इसे और सहन नहीं कर पाता और कॉल खत्म करने वाला बटन दबा देता हूं। मेरी आंखें जो कभी नींद से भरी थीं, अब खून की तरह लाल हैं। अगले कुछ दिनों तक मैं खुद को घर के अंदर बंद रखता हूं, जब तक कि मेरे अच्छे दोस्त मार्कस की शादी का दिन नहीं आ जाता। तभी मैं खुद को संभालता हूं और बाहर निकलता हूं। होटल में समारोह शुरू होने से पहले मैं उसे वह तोहफा देता हूं जो मैंने तैयार किया था। कुछ औपचारिकताओं के बाद वह मेरा हाथ पकड़ लेता है। मैंने सेरेना को न्योता भेजा था। वह आने के लिए मान गई है। बाद में जाकर उससे मिलना और बात करने की कोशिश करना। शायद उसे प्रपोजल याद आ जाए और उसकी याददाश्त वापस आ जाए। मैं एक पल के लिए चुप रहता हूं, फिर अपना सिर हिलाता हूं, अपने चेहरे से मुस्कान गायब होते देखता हूं। मार्कस की आंखों में चिंता झलकती है। क्या हुआ? मैं अब और नहीं रुकना चाहता। मैं जवाब देने ही वाला होता हूं कि तभी मैं सेरेना को डेमन के साथ दरवाजे पर पहुंचते हुए देखता हूं। मार्कस मेरी नजर का पीछा करता है, उन दोनों को एक दूसरे के गले में हाथ डाले देखता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं जल्दी से उसे पीछे खींचता हूं, मेरी आवाज थकान से भरी है। रहने दो, कुछ दिनों में यह सब खत्म हो जाएगा। मार्कस को समझ नहीं आता कि मेरा क्या मतलब है। जैसे ही वह मुझे कुरेदने वाला होता है, बेस्ट मैन पास आता है। समारोह शुरू होने वाला है। काफी समझाने बुझाने के बाद मैं आखिरकार उसे स्टेज पर ले जाता हूं। हॉल में गूंजते वेडिंग मार्च को सुनते हुए मैं एक गहरी सांस लेता हूं और अपनी सीट पर वापस आ जाता हूं। मेहमान पहले ही बैठ चुके हैं, केवल सेरेना के बगल वाली सीट खाली है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैं जाकर बैठ जाता हूं। समारोह के दौरान डेमन पूरे समय सेरेना से चिपका रहता है और उसे खाना परोसने के लिए कहता है। वह हर बात का जवाब देती है, उसके लिए वाइन डालती है और बेहद चौकस रहती है। यहां तक कि जब वह उसे वह मिठाई खिलाता है जिसे उसने पहले ही काट लिया है, तो वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के खा लेती है। उन दोनों को इतना करीब देख मैं स्टेज की ओर देखता हूं। मैं खा नहीं पाता। मैं अपनी चॉपस्टिक्स को छूता तक नहीं। मार्कस की माँ जो मेरे बगल में बैठी हैं, मेरी प्लेट में कुछ खाना रखती हैं और मुझसे और खाने को कहती हैं। उनकी दयालुता को मना न करते हुए मैं एक डंपलिंग उठाता हूं। सेरेना यह देखकर हाथ बढ़ाकर डंपलिंग छीन लेती है। क्या तुम मरना चाहते हो? इसमें सी फूड की फीलिंग है। तुम्हें इससे एलर्जी है। तुम इसे नहीं खा सकते। डंपलिंग को फर्श पर लुढ़कते हुए देखते हुए मैं अपना सिर उठाता हूं और उसे गहराई से देखता हूं। तभी सेरेना को अपनी गलती का एहसास होता है। एक अजीब से चेहरे के साथ वह समझाने की कोशिश करती है। हमारी हाउसकीपर कभी सी फूड नहीं खरीदती। मैंने उसे तुम्हारी एलर्जी के बारे में कई बार बताया है। यह कहने के बाद वह दोबारा मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करती। वह मुड़ जाती है और कुछ झींगे उठा लेती है। डेमन करीब झुकता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। सेरेना अपने हाथ में जो कुछ भी है उसे नीचे रख देती है, उसका हाथ पकड़ती है और हॉल से बाहर निकल जाती है। मुझे परवाह नहीं कि वे कहां जाते हैं। बुके टॉस खत्म होने के बाद ही मैं वॉशरूम जाने के लिए उठता हूं। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचता हूं,
मुझे अंदर से कुछ आपत्तिजनक आवाजें सुनाई देती हैं। मैं अपने कदम रोक लेता हूं और अपनी सांसें थाम लेता हूं। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सबसे अंदर वाले स्टॉल से एक धीमी पुरुष आवाज आती है। इतनी टाइट क्यों हो? ऐसी ड्रेस पहनकर शादी में आती हो? तुम्हें यह पसंद नहीं है? एक दबी हुई आह के बाद एक हल्की हंसी आती है। जाहिर है, मुझे पसंद है। मैं अपना सिर उठाता हूं, अपने ऊपर लगे साइन बोर्ड को देखता हूं और अपनी उंगलियों के नाखून अपनी हथेली में गहराई तक गड़ा देता हूं। गलियारे में लगातार कदमों की आवाज गूंजती है और वॉशरूम फिर से शांत हो जाता है। मैं बंद स्टॉल पर एक आखिरी नजर डालता हूं, फिर मुड़कर चला जाता हूं। शादी खत्म होने के बाद मैं मार्कस को अलविदा कहता हूं और नीचे की ओर चल देता हूं। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकलता हूं, मुझे सड़क के किनारे वहीं जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार खड़ी दिखती है। मैं उसे न देखने का नाटक करता हूं और टैक्सी रोकने की कोशिश करता हूं। तभी डेमन कहीं से प्रकट होता है और मेरा हाथ पकड़ लेता है। सेरेना को काम के लिए जल्दी निकलना पड़ा और वह कार मेरे पास छोड़ गई। हम पास ही रहते हैं। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं बिना सोचे समझे मना कर देता हूं, लेकिन डेमन मुझे अनसुना कर देता है। मुझे पैसेंजर सीट पर धक्का देता है, दरवाजे लॉक करता है और एक्सीलेटर पर पैर रख देता है। वह गाड़ी तेज चलाता है। मैं बस अपनी सीट बेल्ट बांध पाता हूं। रास्ते में डेमन मामूली बातचीत के बहाने खुले तौर पर और इशारों में शेखी बघारता है। तुम शुरू से जानते थे कि सेरेना अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही थी, है ना? तुम उसे बेनकाब करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? मेरी आंखें एक पल के लिए जम जाती हैं। मेरा चेहरा ठंडा रहता है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इससे मेरा लेना देना कैसे नहीं है? मैं सेरेना के साथ खुलेआम खड़ा होना चाहता हूं और उसका मंगेतर बनना चाहता हूं। हो सकता है कि अभी उसके मन में यह ना हो, लेकिन तुम जानते हो कि वह मेरे शरीर को कितना पसंद करती है। देर सबेर उसे मुझसे प्यार हो ही जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? मैं जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। मैं खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ जाता हूं। यह देखकर कि मैं उसके उकसावे में नहीं आऊंगा, डेमन हताश हो जाता है और कुछ और ताने मारता है। मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और ऐसा नाटक करता हूं जैसे वह वहां है ही नहीं। मेरी उदासीनता डेमन को और गुस्सा दिला देती है। वह सामने वाले चौराहे को देखता है, अपने दांत पीसता है और जोर से स्टीयरिंग घुमाता है, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जोरदार टक्कर मुझे अनियंत्रित रूप से आगे की ओर फेंक देती है। जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूं, कांच के टुकड़े मेरे चेहरे की ओर उड़ते हैं। मैं खुद को बचाने के लिए सहज रूप से अपनी बाहें उठाता हूं। मेरी बाह से गहरा लाल खून टपक रहा है। मैं साइड डोर से जा टकराता हूं। मेरे सिर में तेज दर्द होता है। सब कुछ काला हो जाता है। मैं होश खो देता हूं। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया है जब मेरे कानों के पास शोरगुल वाली आवाजें गूंजती हैं। दोनों मरीजों की तुरंत हाथ की सर्जरी की जरूरत है, लेकिन अभी केवल एक ही सर्जन उपलब्ध है। जिसका समय पर इलाज नहीं हुआ, वह स्थायी रूप से विकलांग हो सकता है। मिस सेरेना, आप किसे बचाना चाहती हैं? यह सुनकर मैं खुद को जगाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने गले से दो वाक्य बाहर निकालता हूं। सेरेना, मैं अभी भी पियानो बजाता हूं। मेरे हाथों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले ही पल जिस गर्म हाथ ने मेरा बायां हाथ पकड़ा हुआ था, वह मेरी आवाज सुनते ही अचानक छूट जाता है। जैसे ही मैं ठीक समय पर अपनी आंखें खोलता हूं, मैं सेरेना के चेहरे पर घबराहट की झलक पकड़ लेता हूं। वह अपना हाथ डेमन के कंधे पर रखती है और धीरे से कहती है, पहले डेमन को बचाओ। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर से अंधेरे में गिर रहा हूं, जब आखिरकार मुझे कुछ होश आता है। एनेस्थीसिया अभी भी काम कर रहा होगा। मैं अभी अपनी आंखें नहीं खोल सकता। मैं बस अपने आसपास की आवाजें सुन सकता हूं। दो लोग बात कर रहे हैं। आवाजें बहुत जानी पहचानी हैं। सेरेना, तुमने चीजों को इतना बड़ा कर दिया है। तुम बाद में इसे कैसे सुलझाओगी? एथन के हाथ उसके लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती हैं, लेकिन तुमने पहले डेमन को बचाया। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? मैं भला एथन को क्यों मारना चाहूंगी? वह बस अचानक जाग गया। अगर मैं उसे पहले बचाने के लिए मान जाती तो याददाश्त खोने का नाटक पकड़ा जाता। अभी भी करीब 20 दिन बचे हैं। मैं बस थोड़ा और खेलना चाहती हूं। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं हुआ। क्या तुमने डॉक्टर को नहीं सुना? एक और मिनट और एथन का हाथ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। अगर वह जाग गया और उसे सच पता चल गया, तो तुम और वह हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। मेरा हाथ थामने वाला व्यक्ति यह सुनकर घबराता हुआ लगता है। उसकी हथेली में पसीना आने लगता है। कुछ मिनट बाद वह मेरे माथे पर एक किस करती है। उसकी आवाज दृढ़ता से भरी है। उसे पता नहीं चलेगा। मैंने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। 23 दिनों में डॉक्टर घोषणा करेंगे कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक लंबी आह के बाद एक व्यक्ति कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरा मेरे बिस्तर के पास फुसफुसाते हुए रुकता है। एथन, हमारी शादी जल्द ही होने वाली है। मैंने अंगूठियों का ऑर्डर दे दिया है।
जिस दिन मेरी याददाश्त वापस आएगी तुम उन्हें देखोगे। हमारे विवाह प्रमाण पत्र मिलने के बाद मैं तुम्हें नॉर्दर्न लाइट्स दिखाने ले जाऊंगी। सब ठीक है। क्या तुम्हें वह विश याद है जो तुमने 3 साल पहले टूटते तारे को देखकर मांगी थी? जब तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो, तो मैं बहुत खुश थी। मैं भी तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूं। एनेस्थीसिया धीरे धीरे उतर रहा है। मुझे याद आता है कि यह बड़बड़ाने वाला व्यक्ति कौन है। ये मेरी मंगेतर सेरेना है। ऐसा लगता है कि वह मेरी बहुत परवाह करती है। हर आधे घंटे में वह डॉक्टर को बुलाकर मेरी जांच करवाती है। वह धीरे से मुझे पानी पिलाती है, मेरे चारों ओर कंबल लपेटती है, और जब तक मैं पूरी तरह से जाग नहीं जाता तब तक बिना हिले डुले मेरे पास रहती है। फिर वह सारी कोमलता जो उसने मुझ पर बरसाई थी लहरों की तरह पीछे हट जाती है। उसे कमरे से बाहर निकलते हुए देख मेरी आंखों में विडंबना की एक झलक आती है। मैं अपना फोन उठाता हूं और समय देखता हूं। तभी मुझे पता चलता है कि मैं 3 दिनों से बेहोश था। मेरे इनबॉक्स में एकमात्र संदेश अभी भी विज्ञापन और बिल नोटिफिकेशन ही है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और चुपचाप प्रार्थना करता हूं कि नाम बदलने के कागजी काम जल्द ही पूरे हो जाए। उसके बाद काफी समय तक सेरेना नहीं दिखती, लेकिन डेमन मुझे हर दिन दर्जनों संदेश भेजता है जो तानों और उनके रिश्ते को दिखाने वाली तस्वीरों से भरे होते हैं। मैं एक भी नहीं खोलता। मैं चैट को म्यूट पर सेट कर देता हूं। कुछ दिनों बाद मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता हूं। जैसे ही मैं अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंचता हूं, मेरी मुलाकात कॉलेज की एक सीनियर से होती है जिसने कभी स्कूल में मेरा पीछा किया था। हम कुछ औपचारिक बातें करते हैं। मैं बातचीत का आनंद ले ही रहा होता हूं कि तभी सेरेना अचानक कहीं से आती है और मुझे खींच कर ले जाती है। उसका चेहरा काफी काला पड़ गया है। वह मुझे घूरती है। उसकी आंखें साए से भरी हैं। उसकी आवाज जलन से टपक रही है। किसने कहा कि तुम उसके इतने करीब जा सकते हो? मैं अपना हाथ छुड़ाता हूं, उसे देखता हूं। मेरी आवाज उपहासपूर्ण है। क्या तुम्हें याददाश्त जाने का नाटक नहीं करना चाहिए? क्या तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से इनकार नहीं किया था? मैं किससे बात करता हूं? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर मैं उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं करता। मैं एक टैक्सी बुलाता हूं और चला जाता हूं। निशब्द सेरेना बस मुझे जाते हुए देख सकती है। कुछ देर आराम करने के बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो जाता हूं। अपने खाली समय में मैं विदेश जाने के अपने खर्चों का मोटा मोटा अनुमान लगाता हूं और पाता हूं कि कुल राशि काफी बड़ी है। एक पुराना क्लाइंट मुझे एक बड़ा काम सौंपता है। कुछ और करने को न होने के कारण मैं इसे ले लेता हूं। जब मैं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचता हूं, तभी मुझे एहसास होता है कि यह एक बर्थडे पार्टी है। जब मैं सेरेना को डेमन के साथ हाथ में हाथ डाले पहुंचते देखता हूं, तो मैं जम जाता हूं। मेरे सीने में एक बुरा एहसास जागता है, लेकिन मैं पहले ही एडवांस ले चुका हूं। इसलिए मैं उस अजीब सी भावना को दबाता हूं और अपना कैमरा निकालता हूं। मुझे देखकर डेमन तुरंत अपनी टाई सीधी करता है और एक चौड़ी मुस्कान के साथ पास आता है। परेशानी के लिए माफी चाहता हूं। लो, एंगल से शूट करने की कोशिश करना और ब्राइटनेस थोड़ी कम रखना। जब मैं बाद में स्टेज पर जाऊं तो झूम इन करना। उसकी लंबी मांगों का पालन करते हुए मैं सैकड़ों तस्वीरें लेता हूं, लेकिन डेमन फिर भी संतुष्ट नहीं होता। वह दोबारा शूट करने की जिद करता है। धैर्यपूर्वक मैं 3 या 4 और वर्षन करता हूं। मेरी घायल कलाई में फिर से दर्द होने लगता है। डेमन शॉट्स पर नजर डालता है। उसका चेहरा मजाक से भरा है। ये क्या है? बड़े शॉट फोटोग्राफर? लगता है तुम उतने महान नहीं हो जितना लोग कहते हैं। चलो बस पहले बैच का इस्तेमाल करते हैं। कम से कम उनमें से कुछ तो सहने लायक हैं। आसपास के लोग अपना मुंह ढंक कर हंसते हैं। मैं झुकने की वजह से सुन्न हुए अपने घुटनों को मलता हूं और खुद को ऊपर धकेलता हूं। डेमन और भी अभिमानी हो जाता है। वह सेरेना की ओर चलता है, फिर मुड़ता है और मेरी ओर हाथ लहराता है। उसका लहजा आदेशात्मक है। यहां आओ। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की कुछ कपल फोटोज लो। मेरी आंखें जम जाती हैं, फिर जल्दी संभल जाती हैं। मैं कैमरा उठाता हूं और उन दोनों पर निशाना साधता हूं। मैं शटर दबाता हूं। डेमन एक के बाद एक पोज देता है और अंत में सेरेना को किस करने के लिए झुकता है। पूरा कमरा शोर और चीखों से भर जाता है। हर कोई उन्हें साथ देख खुश है। जयकारे सुनकर सेरेना का शरीर एक सेकंड के लिए अकड़ जाता है। वह डेमन की कमर से हाथ हटाती है और मुझे घबराहट से देखती है, लेकिन मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। मैं अपना सिर झुकाए रखता हूं और कैमरे में तस्वीरों को ऐसे पलटता हूं जैसे मुझे अभी जो हुआ उसकी जरा भी परवाह नहीं है। ये पार्टी 4 घंटे तक चलती है और आखिरकार खत्म हो जाती है। मैं कैमरे को वापस अपने बैग में रखता हूं, एक टिश्यू निकालता हूं और उस केक को पोंछता हूं जो डेमन ने गलती से मेरे कपड़ों पर गिरा दिया था। अचानक खाली हॉल में कदमों की आहट गूंजती है। मैं ऊपर देखता हूं और डेमन को एक मुस्कुराहट के साथ सीधे मेरी ओर आते हुए देखता हूं। आज रात की कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। तुम्हारे पास कैश की कमी है ना?
मेरे पास तस्वीरों का एक और सेट है जो मैं चाहता हूं कि तुम लो। मैं डबल पेमेंट करूंगा। क्या तुम तैयार हो? मैं एक पल के लिए हिचकिचाता हूं, फिर सिर हिलाता हूं और मान जाता हूं। डेमन मुझे सीधे ऊपर होटल के कमरों में ले जाता है। वह शूट का एंगल और कंटेंट सेट करता है। जैसे ही मैं कोने में कैमरा सेट करता हूं, कोई दरवाजा खटखटाता है। डेमन जवाब देने की जल्दी नहीं करता। वह मुझे एक सार्थक मुस्कान देता है। यह शुरू होने वाला है। सब कुछ फिल्माना याद रखना। वह पर्दा खींच देता है, कोने को ढक देता है, कैमरे के लिए केवल एक छोटा सा अंतर छोड़ देता है। मैं उस संकरी जगह में दुबक जाता हूं, आते हुए कदमों की आवाज सुनता हूं। धुंधली रोशनी में डेमन एक महिला को धीरे धीरे अंदर लाता है। उनके शरीर आपस में उलझे हुए हैं। लेंस के माध्यम से सेरेना को डेमन के साथ उलझा हुआ देखते हुए ट्राइपॉड पर मेरा हाथ तेजी से कस जाता है। मैं वहीं कमरे में हूं। कमरे में गर्मी और बढ़ती जाती है। लगातार आती आवाजों को सुनते हुए मैं लगभग सुन्न हो जाता हूं। यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। समय रेंगने लगता है। सुबह के 3 बजे शोर रुकता है और शॉवर चलने लगता है। मैं पर्दा पीछे खींचता हूं और अपने सुन्न पैरों को बाहर घसीटता हूं। मैं फर्श पर बिखरे कपड़ों के ऊपर से कदम रखता हूं, मेमोरी कार्ड टेबल पर रखता हूं और दरवाजा खोलता हूं। भोर से पहले की सड़कें खाली हैं। मैं अकेला ही लक्ष्यहीन होकर भटकता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक चलता हूं। मैं अपनी सूजी हुई आंखें उठाता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैं किसी तरह अपने हाई स्कूल लौट आया हूं। दफन यादें ताजा हो जाती हैं। वह ट्रैक जहां सेरेना ने मुझे 1000 मीटर तक घसीटा था। वह छोटा हॉल जिसे उसने मेरे जन्मदिन के लिए गुलाबों से भर दिया था। वह झंडे का खंभा जहां उसने पूरे स्कूल के सामने मुझसे प्यार का इजहार किया था। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन मैं इसके भीतर खड़ा होकर वैसा कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूं जैसा कभी करता था। मैं एकेडमिक बिल्डिंग की ओर चलता हूं और प्रिंसिपल हार्टली से मिलता हूं, जो अभी काम पर पहुंचे हैं। स्कूल में सेरेना द्वारा मेरे पीछे किए गए हंगामे के कारण लगभग हर शिक्षक मुझे पहचानता है। प्रिंसिपल हार्टली मुस्कुराते हैं और मेरा अभिवादन करते हैं। एथन, अचानक स्कूल वापस कैसे आना हुआ? सेरेना कहाँ है? मैंने सुना है कि तुम दोनों की कुछ समय पहले सगाई हो गई थी। क्या तुम यहां निमंत्रण देने आए हो? मैं एक छोटी सी मुस्कान देता हूं और विषय बदल देता हूं। वापस आए हुए काफी समय हो गया है। मैं बस पास से गुजर रहा था और शिक्षकों से मिलना चाहता था। हम चलते हैं और बात करते हैं, पुरानी यादों को ताजा करते हैं। ये हम दोनों के लिए भावुक करने वाला है। अलग होने से पहले प्रिंसिपल हार्टली को कुछ याद आता है। वह अपने ऑफिस की कैबिनेट से एक पीली डायरी निकालते हैं और उसे सौंप देते हैं। ये सालों पहले एक स्टडी हॉल के दौरान सेरेना से जब्त की गई थी जब मैं अनुशासन की जांच कर रहा था। चूंकि शादी करीब है, मैं इसे तुम्हें वापस कर देता हूं। मैं एक पल के लिए जम जाता हूं, उसे लेता हूं और उनके सामने झुकता हूं। वापस जाते समय मैं डायरी खोलता हूं और सबसे पहले जो चीज मुझे दिखती है वह सेरेना की सुंदर लिखावट है। जैसे जैसे मैं पढ़ता हूं, मेरी नाक में जलन होती है और आंसू बेकाबू होकर गिरने लगते हैं, एक के बाद एक बूंद। वे अतीत के लिए शोक भी हैं और विदाई भी। जब तक कार विला के गेट पर रुकती है, मैंने अपनी उथल पुथल भरी भावनाओं को शांत कर लिया होता है। मैं डायरी बंद करता हूं, कार का दरवाजा खोलता हूं और सेरेना से नजरें मिलाता हूं, जो अभी अभी पहुंची है। उसकी गर्दन पर लाल रंग के किस के निशान देखकर मुझे रात में जो हुआ वह याद आता है और मैं दूसरी तरफ देखने लगता हूं। सेरेना नोटिस करती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं रोया हूं। वह तेवर चढ़ाती है और पूछने का कोई सूक्ष्म तरीका ढूंढने ही वाली होती है कि तभी उसे पकड़े हुए डेमन भी मेरी लाल आंखों को देखता है और मजाक उड़ाता है। कल रात की कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। मैंने तुम्हें बाकी पेमेंट पहले ही भेज दी है। तुमने जो शूट किया उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। वह भी संतुष्ट होगी, है ना? उसके सांकेतिक शब्दों को सुनकर सेरेना की भौहें तेजी से फड़कती हैं। किससे संतुष्ट? जाहिर है, शाम की बर्थडे फोटोज से। और क्या हो सकता है? बाद वाली तस्वीरों से नहीं। उसकी डीली जबान को देखते हुए सेरेना का दिल धड़कना भूल जाता है। वह जल्दी से उसका मुंह ढक लेती है। मैं उन दोनों को नजरअंदाज करता हूं। मैं मुड़ता हूं और घर की ओर चल देता हूं। कचरे के डिब्बे के पास से गुजरते हुए मैं लापरवाही से डायरी अंदर फेंक देता हूं। प्यार और ईमानदारी से भरे जवानी के वे साल अब हमेशा के लिए दफन हो गए। जाने से पहले मैं मकान मालिक को मैसेज करता हूं और उसे बताता हूं कि मैं लीज रिन्यू नहीं करूंगा। वह बार बार कारण पूछता है। मैं एक मामूली बहाना बना देता हूं। वह कहता है कि वह मुझे कुछ अतिरिक्त दिन दे सकता है और मुझे अगले महीने के मध्य तक रुकने दे सकता है। मुझे पता है कि इसके पीछे सेरेना है। वह चाहती है कि मैं कुछ और दिन रुकूं, फिर अपनी याददाश्त वापस आने का नाटक करे ताकि वह मुझे वापस घर ला सके। मैं उसकी योजना का खुलासा नहीं करता और बस मान जाता हूं। मेरे प्रस्थान से 3 दिन पहले मुझे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। सर, नमस्ते। मैं होटल का मैनेजर हूं, वही जगह जहां आपने अपनी सगाई की पार्टी रखी थी। स्थिति यह है,
आपकी मंगेतर ने पहले हमारा मुख्य हॉल बुक किया था और कहा था कि वो परसों यहाँ शादी की दावत देना चाहती है, लेकिन हम हाल ही में उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं और कुछ विवरण हैं जिनकी हमें पुष्टि करने की जरूरत है। क्या आप इस पर चर्चा करने के लिए आ सकते हैं? मैं मना करने ही वाला होता हूं, लेकिन जब मैं परसों शब्द सुनता हूं तो मेरी पलकें थोड़ी फड़फड़ाती हैं। 18 जनवरी, वह दिन है जब सेरेना अपनी याददाश्त वापस आने की योजना बना रही है। ये वह दिन भी है जब मैं जा रहा हूं। मैं मान जाता हूं और एक टैक्सी लेकर वहां पहुंचता हूं। जिस क्षण मैं हॉल में कदम रखता हूं और सजावट देखता हूं, मैं पूरी तरह से खामोश हो जाता हूं। फूलों से लेकर सेंटरपीस तक सब कुछ वैसा ही है जैसा उस दिन था जब सेरेना ने मुझे प्रपोज किया था। वहां खड़े होकर मैं यह नहीं बता सकता कि मैं किस साल या किस पल में हूं। मैनेजर जो मेरे साथ आया था सफाई देना शुरू करने ही वाला होता है कि तभी उसे एक फोन आता है और वह दूर चला जाता है। मैं अकेला दूसरी मंजिल पर जाता हूँ, नीचे देखता हूँ और सेरेना को हाथ में फूल लिए, मुझे गले लगाते हुए और हमेशा प्यार करने की कसम खाते हुए उस दृश्य को याद किए बिना नहीं रह पाता। उस समय मैं हमारे शादीशुदा जीवन के लिए उम्मीदों से भरा था। फिर भी केवल 3 महीने बाद सब कुछ हवा में गायब हो गया है। जब मैं इन ख्यालों में खोया होता हूं तभी अचानक दरवाजा धक्का देकर खोला जाता है। सेरेना एक लंबी ड्रेस में हाथ में गुलदस्ता लिए अंदर आती है और डेमन उसके पीछे पीछे आता है। अपने सामने इस स्वप्निल दृश्य को देखकर वह हाँफने लगता है। उसकी आंखों में प्रत्याशा की एक झलक है। सेरेना, तुम मुझे यहां किस लिए लाई हो? सेरेना चुटकी बजाती है। उसका चेहरा घमंड भरी शान से चमक रहा है। ये वही जगह है जहां मैंने एथन के साथ अपनी सगाई की पार्टी रखी थी। परसों मैं अपने दोस्तों को उसे यहां लाने के लिए कह रही हूं। तब मैं नाटक कर सकती हूं कि इस दृश्य ने कुछ ट्रिगर किया और स्वाभाविक रूप से मेरी याददाश्त वापस आ गई। मैं तुम्हें यहां आज रिहर्सल के लिए लाई हूं। तुम एथन का किरदार निभाओगे। देखते हैं कि क्या कोई खामी तो नहीं है। वह डेमन को स्टेज के बीच में धकेल देती है और प्रदर्शन करना शुरू कर देती है। एक विशाल खंभा मुझे पूरी तरह से छिपा देता है। मैं चुपचाप उन दोनों को अपना दिल से किया गया अभिनय करते हुए देखता हूं। मेरी आंखें टिमटिमा रही हैं। मुझे मानना होगा सेरेना में प्रदर्शन की असली प्रतिभा है। अगर मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और मैं आज से 3 दिन बाद यहां आता तो मैं शायद सच में इसमें फंस जाता। सौभाग्य से मैं उतना बदकिस्मत नहीं हूं। नीचे रिहर्सल माफी के क्षण तक पहुंच गई है। डेमन झुकता है और सेरेना को चूमता है। मूल रूप से कोमल माहौल इसी क्षण से बिगड़ने लगता है। 2.5 मिनट बाद डेमन सेरेना को पकड़ता है और धीरे से कहता है, अगर उसके पास वापस जाने के बाद तुम खुश नहीं हो तो तुम मुझसे कभी भी संपर्क कर सकती हो। यह सुनकर सेरेना की आंखों में तिरस्कार की एक झलक आती है। उसकी आवाज में असामान्य निश्चितता है। अगली बार नहीं होगा। 3 दिनों में यह सब खत्म हो जाएगा। मैं केवल एथन की होंगी और सिर्फ एथन की। क्या ऐसा ही है? मैं अपनी आंखों में छिपे उपहास को छिपाने के लिए उन्हें नीचे झुका लेता हूं। अपने दिल में मैं उसे अपना जवाब देता हूं। बहुत बुरा हुआ सेरेना। अब मैं तुम्हें और नहीं चाहता। मेरे जाने से 2 दिन पहले मुझे खबर मिलती है कि नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैं बाहर जाता हूं और अपना नया आईडी और पासपोर्ट ले आता हूं। जब तक मैं घर पहुंचता हूं शाम हो चुकी होती है। मैं ऊपर देखता हूं और सेरेना को दरवाजे पर इंतजार करते हुए पाता हूं। ऐसा लगता है कि वह मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखें अनिश्चितता से फड़कती हैं। उसकी आवाज झिझक भरी है। तुम कहां थे? मैं अपनी चाबी से दरवाजा खोलता हूं। मेरा लहजा शांत है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? सेरेना अपने हाथ जेब में डाल लेती है और नाटक करती है कि कुछ भी गलत नहीं है। कुछ नहीं। मौसम विभाग ने अभी कहा कि कल भारी तूफान आएगा, इसलिए अगर जरूरत न हो तो बाहर मत जाना। वह स्पष्ट रूप से कल मुझे न ढूंढ पाने से डर रही है और वह ऐसा अनाड़ी बहाना लेकर आई है। मुझे हंसी आती है, लेकिन मैं उसे दबा लेता हूं और बस सिर हिलाता हूं। समझ गया। मेरी उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर सेरेना को घबराहट की एक अकथनीय लहर महसूस होती है। उसने महसूस किया है कि मेरा व्यवहार हाल ही में अजीब रहा है, लेकिन वास्तव में क्या गलत है वह कह नहीं पा रही है। मेरे प्रस्थान के दिन मैं जल्दी उठता हूं। दोपहर 2 बजे मेरी फ्लाइट होने के कारण मैं अपने पास बची हुई हर चीज फेंक देता हूं। खाली कमरे को देखते हुए जहां केवल 2 सूटकेस बचे हैं, मैं राहत की एक लंबी सांस लेता हूं। 11 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। मैं दरवाजा थोड़ा सा खोलता हूं और सेरेना की करीबी सहेलियों को देखता हूं। एथन, हम जानते हैं कि तुम इस पूरे समय सेरेना की हालत से थक चुके हो। अब कोई ऊर्जा नहीं बची है। डॉक्टर ने दूसरे दिन कहा था कि वह समय पर अपनी दवाएं ले रही है और वह धीरे धीरे ठीक हो रही है, इसलिए अब चिंता मत करो। हाँ हाँ, हमें यह भी उम्मीद है कि सेरेना की याददाश्त जल्द ही वापस आ जाएगी। हर कोई तुम्हारी शादी में शामिल होने का इंतजार कर रहा है।
आज तुम्हारी 7वीं सालगिरह है और हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। मैं चुपचाप उन्हें उनके द्वारा पहले से तैयार की गई लाइनें दोहराते हुए सुनता हूं और एक सवाल के साथ साथ देता हूं, कैसा सरप्राइज? हमारे साथ चलो और तुम देख लोगे। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाऊं, उनमें से एक का फोन बजता है। 1 मिनट बाद वे अपनी कहानी बदल देती हैं। एथन, कुछ काम आ गया है। सरप्राइज को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तुम अपना दिन जारी रखो, हम तुम्हें आज रात लेने आएंगे। इसके साथ ही वे बारिश में चली जाती हैं। एक बार जब उनकी कार मूसलाधार बारिश में ओझल हो जाती है तो मैं मुड़ता हूं और अपना सामान बाहर निकालता हूं। 10 मिनट बाद दरवाजे पर एक टैक्सी रुकती है। ड्राइवर मेरा सामान उठाता है और आगे चलता है। मैं विला छोड़ देता हूं। जैसे ही मैं पड़ोसी के गेट पर खड़ी कार के पास से गुजरता हूं, मुझे अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मैं उस स्पोर्ट्स कार की ओर देखता हूं जो और भी जोर जोर से हिल रही है। मेरा सिर चकराने लगता है और मैं अपने कदम तेज कर देता हूं। दिन भर जो बारिश हुई थी वह आखिरकार रुक जाती है। एक संतुष्ट सेरेना कार का दरवाजा खोलती है और बाहर की ओर हाथ हिलाती है। डेमन को इशारा करती है, जो अभी भी बाहर निकलने के लिए बटन लगा रहा है। वह अपना मुंह फुलाता है और उसे घूरता है, फिर झुकता है और एक किस चुराने की कोशिश करता है। डैशबोर्ड स्क्रीन पर समय देखते हुए सेरेना उसे अनदेखा करने के लिए अपना सिर घुमा लेती है। बारिश रुक गई, लेकिन मैं बस सेरेना उसे बीच में ही रोक देती है। उसकी आवाज में एक ऐसा अधिकार है जो कोई अनादर बर्दाश्त नहीं करता। मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था कि हम केवल 2 महीने का खेल खेल रहे थे। अब समय पूरा हो गया है। अब तुम्हारे मंच से बाहर निकलने का समय है। जब कार होटल के बाहर रुकती है तो वह मुख्य हॉल में नहीं जाती, वह सीधे ऊपर की ओर जाती है। पूरी दोपहर मौज मस्ती करने के बाद उसके कपड़े सिकुड़ गए हैं। उसे सफाई करने की जरूरत है। बाथरूम में कदम रखने से पहले वह अपनी सहेलियों को फोन करती है और उन्हें कुछ निर्देश देती है। दूसरी तरफ की लड़कियां एक साथ खिलखिलाती हैं। सेरेना, चिंता मत करो। एथन आज सुबह आने के लिए सहमत हो गया। हम उसे लेने के लिए पहले से ही रास्ते में हैं। हाँ, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि तुम बाद में कैसे प्रदर्शन करोगी। यह आसान नहीं होगा। वह 2 महीने से प्रदर्शन कर रही है, एक भी चूक नहीं हुई है। तुम किस बात से डरी हुई हो? एथन सेरेना का दीवाना है, उसे कुछ भी शक नहीं होगा। सेरेना को उनकी बातों को सुनने की फुर्सत नहीं है। वह हंसती है, उन्हें हल्के से डांटती है और अपना फोन सोफे पर फेंक देती है। आधे घंटे बाद वह अपने बाल सुखाते हुए बाहर आती है और सुनती है कि उसका फोन बिना रुके बज रहा है। जैसे ही वह स्क्रीन पर देखती है और 20 से अधिक मिस्ड कॉल देखती है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। घबराहट को दबाते हुए वह आंसर बटन दबाती है। इतनी सारी कॉल! क्या हो रहा है सेरेना? हमने 10 मिनट से ज्यादा समय तक विला का दरवाजा खटखटाया, लेकिन एथन बाहर नहीं आया। वह संदेशों का जवाब नहीं दे रहा है और उसका फोन बंद है। हम क्या करें? हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सेरेना की भौहें कस जाती हैं। उसका मूड खराब हो गया है। वह शायद सो रहा होगा। मेरे घर जाओ, मेरे पापा से फालतू चाबी लो और अंदर जाकर चेक करो। लड़कियां सहमत हो जाती हैं। सेरेना अपनी कनपटियों को दबाती है, ताजा कपड़े बदलती है और आज रात की योजना को अपने दिमाग में दोहराती है। तैयार होने के बाद वह अपना सामान उठाती है और नीचे की ओर चलती है। होटल मैनेजर उसे देखता है और उत्सुकता से उसकी ओर दौड़ता है। मिस सेरेना, कृपया सजावट को देखें। अगर कोई ऐसी चीज है जिससे आप खुश नहीं हैं, तो हम उसे तुरंत ठीक कर देंगे। सेरेना कमरे को एक त्वरित स्कैन देती है और संतुष्ट होकर सिर हिलाती है। यह अच्छा है। उसकी मंजूरी पाकर मैनेजर और भी चापलूसी से मुस्कुराता है। मिस सेरेना, जब तक आप खुश हैं। वास्तव में तथ्य यह है कि हम सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दोहरा पाए। यह आपके मंगेतर की बदौलत है। कुछ सेंटरपीस थे जिनकी मुझे सही स्थिति याद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उन्हें पुष्टि करने के लिए यहां बुलाया था। मंगेतर! इन शब्दों पर सेरेना के चेहरे के हाव भाव तुरंत जम जाते हैं। वह अपने सामने वाले आदमी को घूर कर देखती है। उसकी आवाज गुस्से से भरी है। किसने तुमसे उसे संपर्क करने के लिए कहा था? यह उसका सरप्राइज होने वाला था। क्या तुम ये नहीं जानते थे? मैनेजर इतना डरा हुआ है कि वह मुश्किल से बोल पाता है। मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए मैंने उन्हें मदद के लिए यहां बुला लिया। आपने ये नहीं कहा था कि इसे गुप्त रखना है। मुझे लगा कि चूंकि आप पहले से ही सगाई कर चुके थे, 1 महीने से अधिक की योजना टूट गई है। सेरेना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह अपनी मुट्ठी कस लेती है और फटने ही वाली होती है कि उसकी सहेली का फोन दोबारा आ जाता है। सेरेना, सेरेना, कुछ गड़बड़ है। एथन चला गया है। इसे मैनेजर की बातों से जोड़ते हुए सेरेना को महसूस होता है कि उसका सिर चकरा रहा है। उसे ढूंढो।
उसकी गुस्से भरी चिल्लाहट सुनकर दूसरी तरफ की लड़कियां लगभग रोने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि हम ढूंढ नहीं रहे हैं। विला पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। हमने सुरक्षा कैमरे चेक किए। उसने आज सुबह सब कुछ फेंक दिया था और दोपहर में वह अपने सूटकेस लेकर चला गया। हमें नहीं पता कि वे कहां गया। हर शब्द सेरेना के कानों पर बिजली की तरह गिरता है। वह अपनी जगह पर जमी रह जाती है। दोपहर, एक टैक्सी, वे सभी यादें जिन्हें उसने नजरअंदाज किया था वापस आ जाती हैं। अनजान मैनेजर सफाई देता रहता है। दरअसल अगर मैंने उसे फोन नहीं भी किया होता तो भी उसे पहले से ही सब पता था। उस दिन उसने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे। जाने से पहले उसने मुझे एक बॉक्स दिया और मुझसे इसे आज रात आपको देने के लिए कहा। मैनेजर वह वस्तु सौंप देता है। रिंग बॉक्स को देखकर, जिसे वह दोनों हाथों से पकड़कर दे रहा है, सेरेना को महसूस होता है कि वह सांस नहीं ले पा रही है। उसके कांपते हाथ इसे खोलते हैं और वह तुरंत भीतर एक शानदार सगाई की अंगूठी और उसके बगल में एक गुलाबी बटन देखती है। वह उस बटन को घूरती है और उसे अचानक 3 दिन पहले होटल से निकलते समय डेमन की शिकायत याद आती है। अगली बार जब हम बाहर हों तो थोड़ा आराम से पेश आना। तुमने मेरी शर्ट का एक बटन ही नोच दिया। सेरेना के शरीर के खून की एक एक बूंद ठंडी पड़ जाती है। वह मैनेजर का कॉलर पकड़ लेती है। उसकी खून जैसी लाल आंखें गुस्से से फटी हुई हैं। ये किस तारीख की बात है? 3 दिन पहले। मिस्टर एथन दोपहर 2 बजे आए थे और 5 बजे तक नहीं गए। ये जवाब सुनकर सेरेना लगभग ढह जाती है। वह अंगूठी झपटती है, एक पागल औरत की तरह अपनी कार की ओर दौड़ती है और दर्जनों रेड लाइट्स तोड़ती हुई निकल जाती है। वह 10 मिनट में घर पहुंचती है। बगल वाला विला पूरी तरह से जगमगा रहा है। वह सीधे अंदर घुस जाती है। उसकी सहेलियों ने फर्श खोदने के अलावा पूरा घर तहस नहस कर दिया है। फिर भी उन्हें एथन से जुड़ा कुछ भी नहीं मिला है। उसे आता देख वे उसकी ओर दौड़ती हैं। सेरेना, हमें उसके बाल का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। हमें सच में नहीं पता कि वह कहां गया। मैंने किसी से चेक भी करवाया था। पिछले 1 महीने में एथन का नाम राजधानी छोड़ने वाली किसी भी यात्री सूची में नहीं है। बुरी खबरों का यह सिलसिला सेरेना के दिल को सीधे पाताल में भेज देता है। घबराकर वह अपना फोन उठाती है और मुझे कॉल करती है, लेकिन केवल ठंडी फोन बंद है वाली टोन सुनाई देती है। उसके द्वारा भेजे गए सभी संदेश वापस आ जाते हैं। लाल एक्सक्लेमेशन मार्क्स का समुद्र उसे चक्कर आने पर मजबूर कर देता है। उसकी सहेलियों ने उसे पहले कभी इतना व्याकुल नहीं देखा। वे उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ती हैं। सेरेना, खुद को संभालो। वह अभी गया है। उसे ढूंढने के लिए अभी भी समय है। हाँ हाँ, बस उसका फोन ट्रैक करो। हम उसे निश्चित रूप से ढूंढ लेंगे। इन सुझावों को सुनकर सेरेना थोड़ा धैर्य वापस पाती है। वह तुरंत अपनी सेक्रेटरी को जांच करने के लिए मैसेज करती है। 1 घंटा बीतता है जो 1 साल जैसा लगता है। सेक्रेटरी जवाब देती है, मिस सेरेना, हमें वो मिल गया। उनका फोन बस स्टेशन के एक कचरे के डिब्बे में है। हम अब तत्काल यात्री सूचियों की जांच कर रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कोई सुराग न होने से कहीं बेहतर है। सेरेना शांत नहीं बैठ सकती। अपनी सहेलियों के विरोध को अनसुना कर वह सीधे बस स्टेशन की ओर चल देती है। जैसे ही वह पहुंचती है, सेक्रेटरी उसे साफ किया हुआ फोन सौंपती है। वह पासवर्ड डालती है और पाती है कि सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स मिटा दिए गए हैं और कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी तरह से डिलीट कर दी गई है। केवल एक नाम बचा है, डेमन। उस नाम को देखते ही सेरेना के पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ जाता है। वह चैट खोलने की हिम्मत जुटाने से पहले खुद को संभालने में काफी समय लेती है। सबसे ताजा संदेश एक वीडियो है जो डेमन ने आज दोपहर भेजा था, जिसे एक कार के अंदर फिल्माया गया था। बैकग्राउंड देखकर सेरेना अंदाजा लगा लेती है कि वीडियो में क्या है। वह उसे खोलने की हिम्मत नहीं करती। वह ऊपर की ओर स्क्रॉल करती है। दिन में 3 या 4 वीडियो और साथ में टेक्स्ट मैसेज। अनजान बनने का नाटक करना बुरा लगता है ना? एथन, इस तरह खिलौना बनने के बाद तुम इसे कैसे सह सकते हो? तुम्हारी मंगेतर की इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं और तुम बिस्तर पर इतने ठंडे हो। अगर तुम सच में शादी करते हो तो मैं शर्त लगाता हूं कि यह शादी 3 महीने भी नहीं टिकेगी। क्या तुम वाकई उससे शादी करने जा रहे हो? जनवरी से दिसंबर तक 30 दिनों का हर एक पल इन तानों से भरा हुआ है। सेरेना का दिमाग गुस्से से भर जाता है। उसके मन में अब बस एक ही विचार बचा है, डेमन का सामना करना। वह तेज रफ्तार से घर पहुंचती है और जैसे ही कार से उतरती है, वह दरवाजे पर सामान का ढेर देखती है। डेमन नौकरों को सामान हटाने का निर्देश दे रहा है। उसे वापस आते देख वह तुरंत उससे चिपक जाता है। तुम वापस क्यों आ गई? मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, है ना? मुझे एक किस दो और मैं रुक जाऊंगा। उस सुंदर चेहरे को अपने चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर देखकर सेरेना अब और खुद को नहीं रोक पाती।
वह अपना हाथ उठाती है और अपनी पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मारती है। एक तेज आवाज के साथ डेमन जमीन पर गिर पड़ता है। उसका पीला गाल लाल हो जाता है और सूज जाता है। वह अविश्वास से ऊपर देखता है। सेरेना, तुमने ऐसा क्यों किया? सेरेना इतनी गुस्से में है कि बोल नहीं पा रही। वह उसकी ओर फोन फेंकती है। उसकी आंखें ठंडे गुस्से से चमक रही हैं। जैसे ही डेमन फोन उठाता है और स्क्रीन देखता है, उसके शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है। वह कांपने से खुद को नहीं रोक पाता। एक पल में उसके दिमाग में हजारों विचार दौड़ जाते हैं। वह सफाई देने के लिए छटपटाता है। सेरेना, मैं समझा सकता हूं। दरअसल एथन ने ही मुझे पहले जोड़ा था। वह पहले से ही तुम्हारी नकली याददाश्त खोने के बारे में जानता था। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने ये गलती कर दी। अभी सेरेना के लिए ये शब्द आग में घी डालने जैसा काम करते हैं। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपने बॉडीगार्ड्स को उसे खींचने का आदेश देती है और उसकी गर्दन को मौत की पकड़ में जकड़ लेती है। घुटन के कारण डेमन बुरी तरह तड़पने लगता है। उसका चेहरा लाल से बैंगनी होने लगता है, ठीक उसी समय जब उसे लगता है कि उसका गला घोंटकर उसे मार दिया जाएगा। उसकी सहेलियां देर से पहुंचती हैं और यह दृश्य देखती हैं। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ जाते हैं और वे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती हैं। सेरेना, शांत हो जाओ। अभी सबसे जरूरी काम एथन को ढूंढना है। हाँ हाँ, यह हमारे हाथ में है। हम हिसाब बाद में चुकता कर सकते हैं। यह सुनकर सेरेना आखिरकार रुकती है। वह जमीन पर पड़े उस आदमी पर एक आखिरी नजर डालती है। उसकी आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडी है। इसे मैडम वेरा के पास भेज दो, उस पर कड़ी नजर रखो। उस नाम को सुनते ही अर्ध बेहोश डेमन की तंद्रा टूट जाती है। वह रेंगते हुए सेरेना के पास आता है और उसके पैर पकड़ लेता है। उसकी आवाज विनती से भरी है। सेरेना, नहीं। सेरेना, मैं 2 महीने तक तुम्हारे साथ था। मुझे इस बार बख्श दो। बस मुझे जाने दो, और मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज, मैं भीख मांगता हूं। सेरेना कोई भाव नहीं दिखाती। उसकी सहेलियों की एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं होती। वे उसे खींचकर कार में डाल देते हैं। डेमन खुद को छुड़ा नहीं पाता। वह बस रियर व्यू मिरर में घर को छोटा होते हुए देख सकता है। उसकी हताश चीखें कार में गूंजती हैं। लड़कियों के चेहरे ठंडे पड़ जाते हैं। अगर तुम बस तमीज से रहते, मुसीबत से दूर रहते, पैसे लेते और चले जाते, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाती। लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता थी और तुमने एथन को उकसाया। तुम इसी के लायक हो। इससे सबक सीखो। मैडम वेरा के यहां आज्ञाकारी बने रहना, तो शायद तुम्हारी जान बच जाए, वरना उनके लोगों के तरीकों से तुम बहुत सारी यातनाओं की उम्मीद कर सकते हो। सुबह के वक्त विमान मेलबर्न में उतरता है। मैं बुक किए गए होटल में एक रात आराम करता हूँ, फिर अपना सामान उस अपार्टमेंट में ले जाता हूँ जिसका इंतजाम मैंने पहले से कर रखा था। अगले कुछ दिनों में मैं रोजमर्रा की जरूरत की बहुत सारी चीजें खरीदता हूँ। खाली कमरा धीरे धीरे भर जाता है। जैसे जैसे मैं चीजें व्यवस्थित करता हूँ, मैं अपने भविष्य के रूममेट के संपर्क में रहता हूँ, जो कुछ दिनों बाद आता है। धीरे धीरे मैं स्थानीय जीवन के अनुकूल हो जाता हूँ। अपने खाना पकाने के कौशल के कारण मैं आसानी से अंतर्राष्ट्रीय छात्र मंडली में घुल मिल जाता हूँ और बगल के 2 लड़कों के साथ दोस्त बन जाता हूँ। वे मुझे शहर घुमाने ले जाते हैं, पास के रेस्तरां और स्थानीय आकर्षणों से परिचित कराते हैं। साथ में कुछ दिनों के बाद मेरे फोटोग्राफी कौशल को मेरे नए दोस्तों से पहचान मिलती है और मैं स्थानीय फोटोग्राफी समुदाय में भी शामिल हो जाता हूँ। मेलबर्न में अपने 10वें दिन मैं अपना पहला फोटोग्राफी काम पूरा करता हूँ। मैं अपने खाते में अभी अभी जमा हुए $300 को देखता हूं और संतोष महसूस करता हूं। अगली सुबह मेरा नया रूममेट लियो भी आ जाता है। हम जल्दी ही करीबी दोस्त बन जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। स्कूल शुरू होने वाला है। कक्षाएं शुरू होने से एक दिन पहले मैं खुद पूरा भोजन पकाता हूं और जिन दोस्तों को मैंने बनाया है उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित करता हूं। 1 महीने साथ रहने के बाद हर कोई एक दूसरे के बहुत करीब आ गया है। कुछ ड्रिंक्स के बाद हम एक साथ दुबक जाते हैं और गपशप शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि इसकी शुरुआत किसने की, लेकिन हर कोई अपने एक्स के बारे में बड़बड़ाने लगता है। लियो हंसता है और सहजता से पूछता है, सबकी बारी आ गई? एथन, क्या तुम्हारे पास हमारे साथ साझा करने के लिए कोई रहस्य है? मेरे चेहरे पर मुस्कान जम जाती है। जब दूसरे साझा कर रहे थे तो कुछ ने अपने एक्स द्वारा धोखा देने का जिक्र किया। सुनते समय मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, लेकिन जब विषय वास्तव में मेरी ओर मुड़ता है तो मुझे शब्दों को कहना मुश्किल लगता है। इतने समय के बाद सेरेना का नाम सोचकर मुझे अब कोई दुख महसूस नहीं होता, लेकिन मुझसे 2 या 3 साल छोटे लड़कों के समूह के सामने, जो अभी अभी स्कूल से निकले हैं और दुनिया के बारे में नादान हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे बोलूं। आखिरकार 10 साल का साथ 7 साल का रिश्ता शादी से सिर्फ 1 या 2 महीने दूर, जब पहला प्यार धोखा देता है तो यह बहुत दुखद लगता है। मैं उनके चेहरों पर दया या सहानुभूति नहीं देखना चाहता।
10 सेकंड की खामोशी लियो को कुछ असामान्य महसूस कराती है। वह मुझे शर्मिंदगी से बचाने के लिए विषय को दूसरी तरफ मोड़ देता है। जब हम पेट भर खा पी लेते हैं और महफिल खत्म हो जाती है तो लियो माफी मांगने के लिए पास आता है। एथन, मेरा पहले वह मतलब नहीं था, मुझे खेद है। मुझे पता है कि यह जानबूझकर नहीं था। मैं बस मुस्कुराता हूं और बात टाल देता हूं। अपने बेडरूम में वापस आकर मैं अपना फोन खोलता हूं और उस नए अकाउंट में लॉगिन करता हूं जिसे मैंने 1 महीने पहले रजिस्टर किया था। कई दोस्त मुझे बिना रुके मैसेज भेज रहे हैं। मैं हर एक को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद देते हुए जवाब देता हूं। मार्कस तुरंत जवाब देता है, एथन, तुम विदेश गए और धरती से ही गायब हो गए। तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। बस स्क्रीन को देखते हुए मैं उस लहजे की कल्पना कर सकता हूं जिसका वह अभी उपयोग कर रहा है। मैं एक दबी हुई आह भरता हूं और जल्दी से माफी मांगता हूं। उसे बताता हूं कि मैं सुरक्षित हूं। हम दोनों एक दूसरे के हालिया जीवन के बारे में बातें करते हैं जब तक कि मैं बातचीत के बीच में ही सो नहीं जाता। जब मैं अगले दिन जागता हूं तो मुझे मार्कस के 99 संदेश मिलते हैं। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक एक करके उन्हें पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि उनमें से अधिकांश सेरेना के बारे में है। तुम्हारे जाने के बाद सेरेना हर कुछ दिनों में मेरे पास आती रही और पूछती रही कि तुम कहां गए। चिंता मत करो, मैंने अपना मुंह बंद रखा। एक शब्द भी नहीं कहा। अच्छी बात यह है कि तुम एयरपोर्ट जाने से पहले बस स्टेशन पर रुक गए थे। वह अभी भी सोचती है कि तुम हाई स्पीड रेल से गए हो और पूरे देश में तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने सुना है कि सेरेना कई दिनों से बार में शराब पी रही है। कुछ दिन पहले उसने पेट से खून आने तक शराब पी और उसे अस्पताल भेज दिया गया। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वह तुम्हारे माता पिता को ढूंढने भी गई थी, लेकिन तुमने बहुत पहले ही उनसे नाता तोड़ लिया था, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं होगा। सेरेना के बारे में इन संदेशों को पढ़कर मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। दूर बहती साफ नदी को देखते हुए मेरे विचार बहुत दूर निकल जाते हैं। जब मैं 12 साल का था तो मेरे माता पिता का तलाक हो गया और प्रत्येक ने नए परिवार शुरू किए। कोई मुझे नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया जो अकेली रहती थीं। जिस साल मैं 17 साल का हुआ दादी का निधन हो गया। मैं अपने परिवार में अकेला बचा था। 18 साल की उम्र में जब मैं सेरेना के साथ रहने के लिए सहमत हुआ तो उसने वादा किया था कि वह मुझे एक घर देगी। मैंने उस पर विश्वास किया और 7 साल तक इंतजार किया, केवल एक हास्यास्पद याददाश्त खोने के घोटाले और उसके धोखा देने की वास्तविकता के साथ अंत करने के लिए। उन लंबे 30 दिनों को पीछे मुड़कर देखते हुए मैं अभी भी कांप उठता हूं। शुक्र है अब सब कुछ पीछे छूट गया है। मैं पर्दा हटाता हूं और चमकदार धूप अंदर आती है जो मेरे भीतर की ठंडक को दूर कर देती है। 8 बजे का अलार्म बजता है। मैं कपड़े बदलता हूं, अपना बैग उठाता हूं और लियो के साथ स्कूल जाता हूं। फ्रेशमैन ओरिएंटेशन ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है। मैं ऊर्जावान युवाओं की भीड़ के बीच बैठता हूं, प्रिंसिपल के गंभीर शब्दों को सुनता हूं। अवास्तविकता का जो बादल मेरे दिल पर छाया हुआ था वह धीरे धीरे छंट जाता है। मेरा भविष्य आखिरकार शुरू हो गया है। दूसरी तरफ जिस क्षण सेरेना जागती है, कीटाणुनाशक की तेज गंध उसे महसूस होती है। शराब के दुष्प्रभाव अभी भी बने हुए हैं। उसका सिर भारी और चक्कर आ रहा है। उसका पेट खट्टा है और उसमें हल्का दर्द हो रहा है। वह खालीपन से चारों ओर देखती है, जैसे उसका धुंधला दिमाग धीरे धीरे साफ हो रहा है। उसकी देख रेख कर रहे स्टर्लिंग परिवार के सदस्य देखते हैं कि वह जाग गई है। वे राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे गंभीर बने रहते हैं। एक आदमी के पीछे तुम कब तक यह सब करती रहोगी? उसकी सहेलियां भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करने के लिए चारों ओर जमा हो जाती हैं। एथन को गए 1 महीना हो गया है और कोई खबर नहीं है। वह स्पष्ट रूप से जानबूझकर ऐसा कर रहा है। सेरेना, इसे जाने दो। तुम्हें कैसा आदमी नहीं मिल सकता? तुम क्यों खुद को इसी एक पेड़ पर लटकाना चाहती हो? सेरेना ने पिछले 1 महीने में अनगिनत बार ये शब्द सुने हैं। वे कभी उसके अंदर नहीं उतरे और अब वे हवा की तरह उसके पास से गुजर जाते हैं। उसकी खून जैसी लाल आंखें बिना किसी ध्यान के और बेजान हैं। उसके पतले होंठ कसकर दबे हुए हैं। उसका चेहरा जिद के अलावा कुछ नहीं दिखा रहा है। उसे आत्मविनाश की स्थिति में डूबे हुए देखकर मिसेस स्टर्लिंग अपना गुस्सा नहीं रोक पाती। वह आखिरकार फट पड़ती है। तुम स्टर्लिंग परिवार की इकलौती बेटी हो। स्टर्लिंग ग्रुप का भविष्य तुम्हारे कंधों पर टिका है। दिन ब दिन रोमांस में डूबना, यह कैसा लगता है? मैं तुम्हें एक आखिरी बार बता दूं, मैंने पहले ही तुम्हारा नया दूल्हा चुन लिया है। तुम आज से 5 दिन बाद शादी में शामिल होगी। अगर तुम इसी तरह नासमझ बनी रही तो खुद को स्टर्लिंग मत कहना। इसके साथ ही मिसेस स्टर्लिंग उसकी ओर एक नजर तक नहीं डालती। वह दरवाजा पटकते हुए बाहर निकल जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसकी सहेलियां तो सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रही। सेरेना खुद को सहारा देती है। उसकी आवाज फटी हुई और थकी हुई है। मेरी मां ने किसे चुना? हैस परिवार का तीसरा बेटा सेबेस्टियन।
सेरेना एक ठंडी आवाज निकालती है, उसकी आंखें बर्फीली हो जाती हैं। जाकर उसे बताओ, मेरी शादी का फैसला मेरे अलावा कोई नहीं करता। अगर वह समझदार है तो वह खुद सगाई तोड़ देगा, वरना हेस परिवार का सम्मान न करने के लिए मुझे दोष मत देना। ये सुनकर लड़कियां पहले से ही जानती हैं कि सेरेना इसे आसानी से नहीं जाने देगी, लेकिन यह सोचकर कि मिसेस स्टर्लिंग अभी कितनी गुस्से में थीं, उनके पास खुद को तैयार करने और उसे मनाने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सेरेना, हमारे दायरे में शादी सिर्फ एक सौदा है। मिसेस स्टर्लिंग ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है और हेस परिवार ऐसा नहीं है जिससे उलझा जाए। शायद बस इसे जाने दो। हाँ, निमंत्रण पहले ही भेजे जा चुके हैं। तीर कमान से निकल चुका है। एक नया दूल्हा सिर्फ एक नया दूल्हा है। भले ही एथन वापस आ जाए, उसकी पृष्ठभूमि वैसे भी काफी अच्छी नहीं है। सेरेना को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बचपन की सहेलियां भी ऐसी भद्दी बातें कहेंगी। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। वह उन्हें एक तीखी नजर से देखती है। और अगर तुम इस तरह की बातें करती रही तो बाहर निकलो। इस जीवन में मेरा पति केवल एथन ही होगा। वह जो भी हो, मैं उनमें से किसी से शादी नहीं करूंगी। ये देखकर कि वह नहीं सुनेगी, उसकी सहेलियों की हिम्मत आग में घी डालने की नहीं होती। वे अपना मुंह बंद कर लेती हैं और चुपचाप खिसक जाती हैं। कमरे में केवल सेरेना रह जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और अनगिनत चित्र उसके दिमाग में कौंधते हैं। हर सुबह जाने से पहले मैं उसके कपड़े ठीक करता था और उसके बीमार होने पर उसके होठों के कोने को चूमता था। मेरे व्याकुल आंसू, वह गर्म दवा जो मैं उसके हाथ में लाया था, हर सालगिरह के लिए मेरे द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए सरप्राइज, साल दर साल साथ रहने का वादा। वे सभी छोटी चीजें जिन्हें उसने कभी हल्के में लिया था, अब ऐसी चीजें बन गई हैं जिनके लिए वह केवल तड़प सकती है। उसकी सेक्रेटरी द्वारा अभी भेजे गए संदेश को देखते हुए, जिसमें लिखा था, अभी भी मेरा कोई सुराग नहीं है। सेरेना का घायल दिल फिर से तेज दर्द के साथ कराह उठता है। वह छोड़े हुए फोन को कसकर पकड़ लेती है, जैसे कि उम्मीद की आखिरी डोर थामे हो। सेरेना, हमने सेबेस्टियन से बात की। उसने कहा कि उसके माता पिता ने शादी तय की है। वह अपने बड़ों की इच्छा का पालन कर रहा है और इसे रद्द नहीं करेगा। हम क्या करें? यह सुनकर सेरेना का दिल डूब जाता है। उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक आती है। चूंकि उसे नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो हम देख लेंगे। उसका लहजा सुनकर उसकी सहेलियों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। हेस परिवार भी राजधानी का एक जाना माना घराना है। सेरेना, तुम क्या योजना बना रही हो? कृपया कुछ भी लापरवाह मत करना। सेरेना उन्हें एक नजर देखती है, लेकिन जवाब नहीं देती। वह विषय बदल देती है। डेमन का क्या हुआ? उसकी सहेलियां उसे पूरी तरह भूल चुकी थीं। वे एक दूसरे पर नजर डालती हैं। हमें नहीं पता। हमें मैडम वेरा से पूछना होगा। वे कॉल करने ही वाली होती हैं कि सेरेना, जिसके पास अपने गुस्से का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें रोकती है और खुद जाने का फैसला करती है। वह अपने प्राइवेट बूथ में प्रवेश करती है, बैठ जाती है और मैडम वेरा एक आदमी को साथ लेकर अंदर आती हैं। उनका चेहरा चापलूसी भरी मुस्कान से भरा है, क्योंकि वे सेरेना की ओर देखती हैं। मिस सेरेना, मैं उस आदमी को ले आई हूं जिसे आपने मांगा था। एक नजर देखिए। वह अपने पीछे दुबके हुए आदमी को आगे धकेल देती है। डेमन अब केवल हड्डियों का ढांचा रह गया है। उसकी नंगी बाहें और जांघें गहरे बैंगनी रंग के घावों से भरी हैं। वह पूरी तरह से कांपता है। उसकी ओर नजर उठाने की हिम्मत तक नहीं होती। उसकी आवाज गहरे डर से भरी है। सेरेना, सेरेना। सिर्फ एक महीने में वह कभी चकाचौंध करने वाला सुंदर आदमी इसमें बदल गया है। कमरे में हर कोई स्तब्ध है। केवल सेरेना कोई भाव नहीं दिखाती। वह अपने सामने वाले आदमी को घूरती है। वे नफरत से भरी आंखें अब अंतहीन पछतावे से लबालब हैं। कमरे में लंबी आहें भर जाती हैं। काश उसे पता होता, 2 महीने पहले इसी बूथ में कहे गए शब्दों को याद करते हुए। लड़कियों को अब एहसास होता है कि वे शराबी मजाक सच हो गए हैं। यहां तक कि व्हाइट परिवार की दूसरी बेटी भी उस आदमी को ट्रैक करने में सक्षम थी जिसे वह चाहती थी। लेकिन एथन बिना किसी सुराग के गायब हो गया है, पूरी तरह चला गया है। पिछले 1 महीने में उन्होंने अपने पास मौजूद हर संबंध और संसाधन का उपयोग किया है। उन्होंने हर उस जगह की तलाशी ली है जिसकी कल्पना की जा सकती है, फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई है। इतनी गहन तलाशी के बाद एक व्यक्ति बिना कोई सुराग छोड़े कैसे जा सकता है? यह असंभव पहेली उन सभी को परेशान करती है। सेमेस्टर के 1 हफ्ते बाद मैं धीरे धीरे कैंपस जीवन में बस जाता हूं। मैं समय पर उठता हूं, कक्षाओं में भाग लेता हूं, शिक्षकों और सहपाठियों के साथ शैक्षणिक विषयों पर चर्चा करता हूं और अपना खाली समय कुछ करीबी दोस्तों के साथ बिताता हूं। अगर मेरा पुराना जीवन उथल-पुथल भरी लहरों का समुद्र था, तो मेरा अब का जीवन एक स्थिर शांत झील है।
मैं इस दुर्लभ शांति और स्थिरता का आनंद लेता हूं और खुद को इसमें डूबने देता हूं। तन और मन दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। शनिवार की दोपहर लियो और मैं खाना पचाने के लिए पार्क में टहलने जाते हैं। जब हम लौटते हैं तो मेरा फोन संदेशों से भर जाता है। कई दोस्तों ने मुझे वही लिंक भेजा है। जैसे ही मैं इसे खोलता हूं, मुझे सेरेना और एथन का नाम दिखता है। शादी की पूरी क्लिप देखने के बाद मैं क्षण भर के लिए अवाक रह जाता हूं। मैं केवल कुछ बिंदु एलिप्सेस वापस भेज पाता हूं। मार्कस तुरंत गालियों की एक लंबी श्रृंखला के साथ जवाब देता है। घिनौना। सेरेना जैसी धोखेबाज महिला को किसी तरह एक रोमांटिक नायिका के रूप में चित्रित किया जा रहा है। वह किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। अगर मुझे तुम्हारे ठिकाने के उजागर होने का डर ना होता तो मैं निश्चित रूप से जाकर उसका मुखौटा उतार देता और सबको दिखा देता कि वह कितनी धोमुही है। और वह कह रही है कि वह तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। क्या मजाक है। क्या वह भूल गई कि कैसे उसने याददाश्त खोने का नाटक किया और तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। वह निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढने आएगी। बेहतर होगा कि वह बहुत दूर रहे। उसके साथ उलझना शुद्ध दुर्भाग्य है। इन भड़ास को पढ़ते हुए मुझे आखिरकार याद आया कि मुझे पहले क्यों लगा था कि मैं कुछ भूल गया हूं। आज वही शादी होनी थी जिससे मैं बच निकला था। यह सोचकर मैं ठहाका मारकर हंसे बिना नहीं रह पाता। मेरे पास बैठा लियो यह देखने के लिए झुकता है कि क्या हो रहा है। एथन, इतना मजेदार क्या है? मैं अपना हाथ लहराता हूं। कुछ नहीं, बस मेरा दोस्त उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बड़बड़ा रहा है। वह दुल्हन जिसने अपनी ही शादी तोड़ दी है ना। लियो को धुंधला सा कुछ याद आता है और वह सहजता से इसका जिक्र करता है। वह वेबसाइट खोलता है, रिफ्रेश करता है और एक नया पुश नोटिफिकेशन दिखाई देता है। जिस आदमी के सामने सेरेना ने कबूल किया था उसकी पहचान हो गई है। वह मुझे दिखाने के लिए पूरी तस्वीर खोलता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस युवा आईडी फोटो पर पड़ती है वह जम जाता है। वह काफी देर तक फोटो को घूरता है, फिर अपनी नजर मेरे चेहरे पर टिका देता है। उसकी घूरती नजर को महसूस करते हुए मैं उसकी ओर देखता हूं। क्या हुआ? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद लियो ने सीधे होने का फैसला किया। एथन, मीडिया ने उस लड़के की फोटो निकाल ली है जिसके बारे में वह दुल्हन बात कर रही थी। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। क्या तुम उसे जानते हो? मेरे चेहरे के हाव भाव जम जाते हैं। अब मुझे समझ आया कि सेरेना ने इतना बड़ा तमाशा क्यों किया। उसने यह जानने के लिए किया कि मैं कहां हूं। मुझ में एक अजीब सी भावना जागती है। मैं लियो द्वारा दिए गए स्क्रीन को देखने के लिए अपनी आंखें झुकाता हूं। मेरी भौहें सिकुड़ जाती हैं। ये मैं हूं। मेरी हाई स्कूल की आईडी फोटो। मुझे नहीं पता कि इसे किसने लीक किया। 7 या 8 साल हो गए हैं और मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं, लेकिन पैनी नजर वाला कोई भी बता सकता है कि यह मैं हूं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सोच विचार करने के बाद मैं सच बताने का फैसला करता हूं। हाँ, वह मैं ही हूं। सेरेना मेरी एक्स है। हमारे ब्रेकअप के बाद मैंने अपना नाम बदल लिया और विदेश आ गया। अचानक इस तरह की गपशप सुनकर लियो की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। क्या? लेकिन लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था तो वह ऐसा कुछ क्यों कर रही है? क्या इससे तुम्हारी जिंदगी में खलल नहीं पड़ डीएच रहा? मैं थोड़ा बेबसी से सिर हिलाता हूं। इससे परेशानी तो होती है, लेकिन मैं पहले से ही विदेश में हूं। सब ठीक होना चाहिए। लियो के हाव भाव गंभीर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर यह सारा तमाशा सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए किया है, ताकि वह तुम्हें परेशान कर सके। ये कहानी बहुत फैल रही है। स्कूल में लोग तुम्हें पहचान सकते हैं। हम क्या करें? यही वह बात है जो मुझे सबसे ज्यादा डराती है। लेकिन लियो को मेरे लिए सच में चिंतित देखकर मैं एक छोटी सी मुस्कान लाता हूं। ठीक है, उसे नहीं पता कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। उसे यह भी नहीं पता होना चाहिए कि मैं विदेश में हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर मास्क पहन लूंगा और खुद को पूरी तरह ढक लूंगा। बस यही मैं कर सकता हूं। लियो चुपचाप सिर हिलाता है। थोड़ा उदास होकर वह अपनी टोपी निकालता है। जब तुम बाहर जाओ तो इसे पहन लेना। यह तुम्हारा चेहरा छिपा सकती है और धूप से भी बचाएगी। मैं इसे ले लेता हूं। माहौल को हल्का करने के लिए मैं उससे मजाक करता हूं। वह सिर्फ एक एक्स है। इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। सेरेना ने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मर्यादा खो दी। कोई भी बता सकता है कि वह मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। आजकल मैं जुनूनी पूर्व प्रेमियों द्वारा बदला लेने की कई खबरें देख रहा हूं। एथन, मुझे सच में डर है कि वह तुम्हारे पीछे आ सकती है। एक छोटे दोस्त से, जिसे मैं मुश्किल से 1 महीने से जानता हूं, ऐसी सच्ची चिंता सुनकर मेरा दिल पिघल जाता है। मैं उसके कंधे को थपथपाता हूं। मैं उसके साथ 7 साल तक था। उसने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया, लेकिन उसे इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। चिंता मत करो। भले ही मैं यह मुस्कान के साथ कहता हूं, लेकिन अंदर से मैं अब भी बेचैनी महसूस करता हूं। लियो नहीं जानता कि मुझे कैसे सांत्वना दे। काफी दिमाग चलाने के बाद
वह बस कुछ शब्द कह पाता है, ये बीत जाएगा, एथन। तुम पहले ही खुद को कीचड़ से बाहर निकाल चुके हो, बस आगे देखते रहो। उसकी स्थिर आंखों को देखकर मेरे दिल की घबराहट धीरे धीरे कम होने लगती है। हाँ, वे असहनीय 30 दिन पहले ही बीत चुके हैं। अब चिंता करने के लिए और क्या बचा है? शादी के तमाशे के अगले दिन स्टर्लिंग परिवार घोषणा करता है कि स्टर्लिंग ग्रुप में सेरेना की सभी जिम्मेदारियां निलंबित कर दी गई हैं। हेस परिवार भी घोषणा करता है कि स्टर्लिंग ग्रुप के साथ उनके तीनों संयुक्त प्रोजेक्ट खत्म कर दिए गए हैं। मेरे गायब होने के 50वें दिन भी सेरेना को मेरे ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। उसके बारे में ऑनलाइन गपशप तेजी से फैल रही है, लेकिन यह सब उसके अतीत के ड्रामे पर केंद्रित है। किसी ने भी मेरी लोकेशन का पता नहीं लगाया है। मुझे ढूंढने का उसका अटूट दृढ़ संकल्प समय के साथ कमजोर पेडीडीडीएच गया है। वह उस खाली विला में लौटने से डरने लगी है और अब अपने सचिव के संदेशों को खोलना नहीं चाहती। अब सिर्फ एथन नाम सुनकर ही वह चिढ़ जाती है। स्टर्लिंग परिवार ने उसके सभी कार्ड फ्रीज कर दिए हैं। वह अपनी घबराहट को शांत करने के लिए पहले की तरह बेहिसाब खर्च नहीं कर सकती। उसके दोस्तों ने भी भरोसा खो दिया है और उसे हार मानकर अपने परिवार के साथ समझौता करने की सलाह देते हैं। 24 साल की जिंदगी में सेरेना ने पहली बार ऐसा झटका सहा है। वह दिन भर शराब पीती है, नशे में चीजें तोड़ती हैं, गला बैठने तक मेरा नाम लेकर सिसकती है और अंतहीन पछतावा करती है। लेकिन शराब केवल अस्थायी रूप से उसके दिमाग को सुन्न कर सकती है। जब वह जागती है तो उसका सामना फिर से उसी कड़वी और महान वास्तविकता से होता है। दिन ब दिन के इस टॉर्चर ने उसे उस गर्वित और दीप्तिमान महिला जैसा नहीं छोड़ा है जो वह कभी थी। लूनर न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर सेरेना एक बार में अकेले शराब पीती है। वह अपने पिता के कई कॉलों को अस्वीकार करती है और आखिरकार अपना फोन बंद कर देती है। सुबह के शुरुआती घंटों में वह नशे में धुत होकर घर डगडगाते हुए पहुंचती है और फिर से मेरे बारे में सोचती है। अतीत में हर लूनर न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर परिवार के साथ डिनर करने के बाद वह विला में मेरे साथ रहने आती थी। मैं स्वादिष्ट खाना बनाता था और हम साथ मिलकर नए साल का स्वागत करते थे। हम दोनों सोफे पर सिमट जाते थे, बाहर आसमान में आतिशबाजी देखते थे और दुआ मांगते थे कि हम साल दर साल साथ रहें। अब फिर से आतिशबाजी हो रही है, लेकिन उसके पास केवल फर्श पर खाली बोतलों का ढेर है। खिड़की से सेरेना बाहर के जीवंत नजारे को देखती है और एक अंतहीन अकेलापन उस पर छा जाता है। जब घड़ी में आधी रात होती है तो वो अपना फोन चालू करती है और मुझे नए साल की बधाई भेजती है। एक हल्की डिंग की आवाज के साथ मेज पर रखा फोन बजता है। वह मेरा पुराना फोन उठाती है, उस छोटी लाल नोटिफिकेशन पर टैप करती है और खुद को वापस भेजती है, हैप्पी न्यू ईयर। इस परिचित प्रोफाइल पिक्चर की बधाई को देखकर सेरेना के दिल के दर्द को आखिरकार थोड़ी राहत मिलती है। अब वह खुद को दिलासा देने के लिए केवल इस खुद के रचे हुए बधाई संदेश पर ही निर्भर रह सकती है। ठीक उसके सबसे कष्टदायक क्षण में अचानक कोई मेरे बारे में खबर लाता है। मेलबर्न में पढ़ रही एक सहेली शराब पीते हुए जिक्र करती है कि उसने अपने स्कूल में किसी को देखा जो बिल्कुल एथन जैसा दिखता है। इस खबर ने सेरेना में फिर से जान फूंक दी। वह तुरंत मेलबर्न का टिकट बुक करती है और निकलने के लिए उठती है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और उसे कड़वी हकीकत से रूबरू कराते हैं। सेरेना, अब जब तुमने उसे ढूंढ लिया है तो वह भाग नहीं सकता। अभी सबसे जरूरी काम डेमन का है। अगर तुम उससे नहीं निपटती तो एथन तुम्हें कभी कैसे माफ कर पाएगा। ये शब्द उसके लिए एक वेकअप कॉल की तरह थे। सेरेना का दिल, जो अब भी शांत होना शुरू हुआ था, फिर से कस गया। उसने खुशी के आवेग को दबाया और खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। उसके दोस्त सुझाव देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी काम के नहीं है। अंत में वह इसे खुद संभालने का फैसला करती है। सेरेना सीधे अस्पताल जाती है, डेमन से हमेशा के लिए निपटने के लिए तैयार। 30 मिनट बाद वह मरणासन्न डेमन की ओर देखती है, अंगरक्षकों को बाहर भेजती है और उसे तिड़िधियप कर मरने देने की तैयारी करती है। सेरेना शांत होकर खड़िद ही होती है, अपने बाएं हाथ से खून पोंछती है, जैसे कि उसके आसपास के खूनी मंजर से उसका कोई लेना देना ना हो। साफ होने के बाद सेरेना अपनी घड़ी देखती है और जाने के लिए पैर उठाती है। जैसे ही वह एक कदम बढ़ाती है, उसकी पिंडली में एक भयानक दर्द उठता है। वह घुटनों के बल गिर जाती है, उसका चेहरा दर्द से कराह उठता है। वह तिरछी नजर से देखती है कि मरते हुए डेमन का दिमाग पूरी तरह सनक चुका है। वह उसके शरीर में धंसी हुई फलों वाली चाकू को बाहर खींचता है। खून की फुहारें निकलती हैं, जिससे उसका दुबला चेहरा लाल हो जाता है। हवा में खून की तेज गंध उसकी इंद्रियों को तेज कर देती है। उसे केवल वही महिला दिखाई देती है जिसने उसके जीवन को पहचान से परे बर्बाद कर दिया।
बदला लेने का यह उसका आखिरी और एकमात्र मौका है। डेमन का दिमाग घबराहट में भी बिल्कुल साफ है। वह चाकू को ऊपर उठाता है और एक के बाद एक हताश चीखों के साथ वार करता है। जो शुरू में तीखी चीखें थीं, वे धीरे धीरे भारी आवाज में बदल गईं, फिर सिसकियों में, और अंत में उसके गले में केवल अजीब सी आहें ही अटक कर रह गईं। सेरेना की पुतलियां धीरे धीरे फैल जाती हैं। उसकी भींची हुई मुट्ठियां बिना सोचे ढीली पेडीजी शिपक जाती हैं। डेमन की भी अपनी आखिरी ताकत खत्म हो जाती है। उसके हाथ का हथियार एक झंझनाहट के साथ फर्श पर गिर जाता है। उन दोनों के शरीर का खून आपस में मिल जाता है, जो चिकने फर्श पर एक गहरी लाल नदी की तरह फैल जाता है। दीवार पर घड़ी की सुई अब भी टिक टिक कर रही है। सेरेना की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। असहनीय दर्द कम होने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह बादलों में गिर गई हो। उसके सामने का दृश्य धुंधला पड़ता जा रहा है और अब केवल काले और सफेद चित्र ही टिमटिमा रहे हैं। अतीत की यादें उसके मन में किसी पुरानी रील की तरह घूम रही हैं। उसके बेपरवाह बचपन से लेकर एक युवा लड़की के रूप में उसके पहले प्यार के दिनों तक और फिर वर्तमान के इन नीरस पलों तक, एक एक करके वे काले और सफेद चित्र आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। केवल एक व्यक्ति रंगीन दिखाई देता है। वह मैं हूं, 16 साल की उम्र में सफेद टक्सीडो पहने शांति से पियानो बजाता हुआ। वह मैं हूं, 18 साल की उम्र में उसके अस्पताल के बिस्तर के पास खड़ा, बेतहाशा सिसकता हुआ और उसका हाथ कसकर पकड़े हुए। वह मैं हूं, 23 साल की उम्र में अपनी आंखों में आंसू ले लाल गुलाबों का वह गुलदस्ता स्वीकार करता हुआ और उसका पति बनने का वादा करता हुआ। और वह मैं हूं, 24 साल की उम्र में छतरी लेकर मूसलाधार बारिश में चलता हुआ। मेरा चेहरा अब दिखाई नहीं दे रहा है। उस आकृति को दूर ओझल होते हुए देखना। सेरेना के अंदर की कसी हुई डोरी एक तीखी आवाज के साथ टूट जाती है। वह महसूस करती है कि उसके शरीर से कुछ बाहर खींचा जा रहा है। वह उसे जाने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, फिर भी उसे रोकने में असमर्थ है। वह महसूस कर सकती है कि उसकी त्वचा के नीचे का खून धीरे धीरे ठंडा और स्थिर हो रहा है। अगर कुछ गर्म बचा है तो वह उसकी आंखों के कोनों से गिरते आंसू हैं। यह पहली बार है जब मैं गर्मियों की तपिश में नया साल मना रहा हूं। लियो और मैं दोनों बहुत खुश हैं। मिस्टर और मिसेस लॉसन घर से बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। वे दोनों लिविंग रूम में स्प्रिंग कपलेट्स और पेपर कटिंग्स टांग रहे हैं। हर एक कौन से रहे हैं। घर उत्सव की खुशियों से भरा है। इतने सालों बाद मुझे आखिरकार फिर से नए साल के माहौल का एहसास हो रहा है। जब से दादी गुजरी थी, मैंने हर लूनर न्यू ईयर की पूर्व संध्या अकेले बिताई थी। सेरेना मेरा साथ देने आती थी, लेकिन हमेशा शाम 8 बजे से पहले। मैं घर पर अकेला रह जाता था। मैं उस अकेलेपन को महसूस कर सकता था जो बाहर के उत्सवों के कारण और भी गहरा हो जाता था। मैंने कभी सोचा था कि नए साल में शादी करने से यह सब बदल जाएगा, लेकिन वह शादी कभी नहीं हुई। इसके बजाय साथ में बिताया जाने वाला नया साल पहले आ गया। मिस्टर लॉसन, जो रसोई में व्यस्त हैं, ताजे तले हुए मीटबॉल्स और कुरकुरे पोर्क की एक प्लेट लेकर आते हैं। वह मुस्कुराते हैं और मुझे उन्हें चखने के लिए कहते हैं। उनकी आवाज गर्मजोशी और स्नेह से भरी है। एथन, यह लियो का पसंदीदा व्यंजन है। यह पिछले कई वर्षों में मेरा सबसे खुशनुमा नया साल है। अगले 2 नए साल मैं ऑस्ट्रेलिया में बिताता हूं। हर साल लियो के माता पिता हमारे साथ जश्न मनाने आते हैं। जितना अधिक समय हम साथ बिताते हैं, हमारा रिश्ता उतना ही गहरा होता जाता है। जिस साल मैं स्नातक होता हूं, लॉसन परिवार मेलबर्न में बस जाता है। लियो मुझसे पूछता है कि क्या मेरी यहां रुकने की कोई योजना है। मैं इसके बारे में काफी देर तक सोचता हूं। वतन में मेरे सबसे करीबी दोस्तों के अपने परिवार बस गए हैं। मैंने अपने माता पिता से बहुत पहले ही रिश्ते तोड़ लिए थे। वहां मेरी कोई संपत्ति नहीं है और न ही कोई व्यावसायिक भविष्य, चाहे वह रिश्तों की बात हो या करियर की। व्यक्तिगत रूप से मेरा झुकाव यहीं रुकने की ओर है, इसलिए काम की तलाश के साथ साथ मैं अपने इमिग्रेशन कागजात भी तैयार करना शुरू कर देता हूं। लॉसन परिवार इसमें मेरी मदद करता है। अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने अपने हुनर के दम पर काफी बचत कर ली थी, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मैं एक छोटा फोटोग्राफी स्टूडियो खोलता हूं। अगले 2 वर्षों में स्टूडियो लगातार बढ़ता है। 4 साल बाद मैं इमिग्रेशन की शर्तों को पूरा करता हूं और मुझे स्थायी निवास मिल जाता है। जब मैं कागजी कार्रवाई निपटाने के लिए अपने गृहनगर लौटता हूं, तो मैं उन दोस्तों से मिलता हूं जिनसे मैं लंबे समय से नहीं मिला था। साल बीत गए हैं। समय पंख लगाकर उड़ गया है। हम में से कोई भी अब वैसा नहीं दिखता जैसा अपनी जवानी में दिखता था, लेकिन जैसे ही हम इकट्ठा होते हैं, हमें वही सहज एहसास मिलता है कि हम किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। जिस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा परवाह है, वह निश्चित रूप से मेरी लव लाइफ है। उनकी उत्सुक जिज्ञासा का सामना करते हुए मैं स्पष्ट और सीधा हूं। पिछले 2 वर्षों में मैंने 2 लोगों को डेट किया, लेकिन समय के साथ विभिन्न कारणों से हमारा ब्रेकअप हो गया। मेरी वर्तमान प्रेमिका और मैंने पिछले अगस्त में डेटिंग शुरू की थी। वह मुझसे 2 साल छोटी है, लेकिन बहुत समझदार है।
जैसे ही मैं हमारे दैनिक जीवन की कहानियां साझा करता हूं, मैं उन्हें फोटो और वीडियो दिखाता हूं। स्क्रीन पर एक दूसरे के लिए बने प्यारे जोड़े को देखकर हर किसी के चेहरे पर राहत के भाव आते हैं। काफी बातों के बाद अचानक कोई सेरेना का जिक्र करता है। हे, क्या तुम लोगों ने सुना? जाहिर है, सेरेना का निधन हो गया है। यह सुनकर मेरे दिल को एक हल्का सा धक्का लगता है। पिछले कुछ वर्षों में मैं पढ़ाई और काम में इतना व्यस्त रहा हूं कि मैंने शायद ही कभी अपने गृहनगर की खबरों के बारे में पूछा हो। जब भी मैं लियो के साथ अतीत के बारे में बात करता हूं, तो वह दौर धुंध में लिपटा हुआ सा लगता है, जिसे साफ देख पाना मुश्किल है। सेरेना का नाम एक जमी हुई पुरानी तस्वीर की तरह है, जो उम्र के साथ धुंधली और पीली पड़ गई है। मैंने सोचा था कि वह धीरे धीरे उस रिश्ते से बाहर निकल जाएगी, पारिवारिक व्यवसाय संभालेगी और समुद्र के दूसरी तरफ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। हर कोई मेरी प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रहा है, लेकिन मेरे चेहरे पर केवल हल्का सा आश्चर्य है। उनकी घबराहट कम होती है और वे बात करना जारी रखते हैं। मैंने भी इसके बारे में सुना था, एथन। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम पहले ही आगे बढ़ चुके हो, इसीलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। दुखद यादें क्यों ताजा करनी? दुखद यादें कैसी? मैंने सुना है कि उसने उस आदमी डेमन को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया और उसने अपना बदला ले लिया। तुम इसे उसके कर्मों का फल कह सकते हो। इतने समय के बाद मुझे उस आदमी का नाम तक याद नहीं रहा। उसके बारे में मुझे जो एकमात्र चीज याद है वह कार दुर्घटना, जिसने मेरे जीवन को लगभग तबाह कर दिया था। इसलिए जब मैं सुनता हूं कि जिन दो लोगों ने मेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी थी, उनका अंत इस तरह हुआ, तो मुझे हल्की सी उदासी महसूस होती है। लेकिन वह भी केवल एक पल के लिए रहती है। आखिरकार वे लोग और घटनाएं बहुत बहुत पुराने समय की बात हैं।